हमें तो अब ये लग रहा कि जाए भी तो कहाँ जाए। हम विकास विरोधी कहीं भी नहीं, लेकिन विकास के साथ साथ अगर हमारा विनाश हो रहा है तो हमने क्या करना है? हमें तो हमें जिस चीज का नुकसान है वो मांग रहे हैं, हम किससे भीख नहीं मांग रहे। जो आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी नाली जैसी क्रैक बन गई है या लंबी लाइन चली आ रही है या पूरा मकान धंस गया है। से हमने तो पूरी जीवन की कमाई यहाँ पर जो है 80-90 लाख रुपए इस मकान पे लगा दिए। तो पोसा हमारे आगने भी गिर गई, पिछले भी गिर गई पोसा। हमारी जो विंडो है ये बहुत कांपती रहती थी और यही स्थिति हमको रात को 10-11 बजे जब साइलेंस होता था तो वो महसूस होने लग गया। अभी हमने उसका प्लान किया है कि हम उसका बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन भी मैं करूँगा। नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र रावत और आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। आपदा की सीरीज लगातार जारी है। हमने आपको इससे पहले दिखाया है कि पाबो और जो थालीसैंड विकास खंड है वहाँ पर क्या स्थिति है। आज हम श्रीनगर शहर में हैं और श्रीनगर शहर एजुकेशन हब है। आप सब जिस तरीके से जानते हैं, लगातार श्रीनगर बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट और उसके अलावा यहाँ पर जो रेलवे टनल है, जो रेलवे का काम है, वो भी बड़ी तेज़ी से हो रहा है। इसी बीच जब हमने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर देखा कि यहाँ पर जो ग्लास हाउस है वहाँ पर जो मकान है वहाँ पर दरारें पड़ी हैं। आज हम ग्लास हाउस में आए हैं और आपको यहाँ से हम सीधी रिपोर्ट, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो दिखाते हैं और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात कराएंगे। आप हमारे साथ स्टोरी में बने रहिएगा। मैं भाई साहब इस समय वर्तमान में GIC स्वीट में हूँ और संस्कृत प्रवक्ता हूँ और मुझे यहाँ पर 14 साल हो गए। यहाँ पर 6 तारीख रात को और उससे पहले से ये अतिवृष्टि हो रही थी, लेकिन ये भूदशा जो हुआ है वो 6 तारीख रात को 2:30 बजे के लगभग जब अतिवृष्टि हुई तो हम सो रखे थे अंदर। और 6 तारीख रात को जो है ये बारिश होने से जो है हमारी जो पड़ोस है यहाँ पर वो पड़ोसों को आवाज़ सुनाई थी और आवाज़ सुनने के बाद उन्होंने जो है हमको जागृत किया, उठाया कि आपका पुश्ता यहाँ बाहर से जो है धंस गया है। तो बहुत मोटी मोटी बारिश आ रही थी तो हमने देखा आनन फानन, हम सब बाहर भागे। क्या हुआ तो देखा कि पुश्ता साला धराशायी हो रहा है। अब हम उस समय रात में क्या करते, कुछ हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, जिससे हम वैसे जो है हमारे अंदर के पास हमारी एक सफेद बरसाती थी, उसको खाली हमने डाल दिया। बाकी हम पूरी रात फिर जागते रहे। सुबह आते ही हम ये बरसाते लाए और इन बरसातियों को हमने बचाव किया। उसके बाद भूत दशा चलता रहा। अब पानी भी बहुत जो है ज्यादा, ऐसे हमने जीवन में अभी तक ऐसी बारिश नहीं देखी। लोग तो प्लान कर रहे हैं शहरों को, और हमने सोचा कि हम अपने पहाड़ को क्यों छोड़ें, अपने घरों को अपने घर के नजदीक रहे। हमारी सर्विस भी इधर ही GIC स्वीट में है और हम सोच रहे थे कि अपने घर भी देखें और यहाँ पर भी अपना सर्विस करें, जिसकी वजह से हमने 2018 में ये घर लिया था। ये घर हमने 2018 में लिया था। हमको ये मालूम नहीं था कि इस प्रकार से हमारे साथ जो है दैविक आपदाएं ऐसे आएंगे और हमारा पूरा जीवन भर की कमाई जो है चली जाएगी। तो ये इस पर्पज से हमने प्लान न करके अपने ही इस पहाड़ में रहने का ऐसा सोचा था कि हम अपने पहाड़ में रहे। हमारे पास तो पूरी जो है सर, हमारे पास तो पूरी रजिस्ट्री है। 60 लाख का हमारे लिए घर पड़ा था, 60 लाख का। और उसके बाद हमने जो है बाउंड्री वाल इधर पीछे नीचे ये 25-30 हजार लाख रुपया और हमने खर्च किया इस पे। वो जब 6 तारीख को यहाँ पर जो है ये वृष्टि हुई थी और भूस्खलन हुआ, तो उसके बाद 7 तारीख को यहाँ प्रशासन के लोग भी आए थे, माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने देखा, बुरी हालत थी। उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम इसका जो है यथाशीघ्र उपचार करेंगे और आपको सहायता देंगे। और सहायता देने के बाद अब हम अभी तक 1 महीना हो चुका है, अभी तक कोई इस प्रकार से शासन के द्वारा यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सर मेरी दृष्टि से एक और भी ये है कि हमारी ये नीचे से जो है रेलवे की सुरंग जा रही है। ये रेलवे की सुरंग जा रही है और रेलवे के कारण से ये इतना ज्यादा अफेक्टेड हम यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। ये पूरी बेल्ट, हमारी ग्लास हाउस की जो ये बेल्ट है, पूरे लोग जब यहाँ पर जो है सुरंग जा रहे थे और नीचे ब्लास्ट हो रहा था, तो उन्होंने हमारे मकानों में, प्रत्येक के मकानों में मशीनें लगाई थी और मशीन लगा करके जो है वहां पर उस समय हमारे सारे अंदर देख लीजिए आप, अंदर दरारें पड़ी हुई है उस समय की। और उसके बाद हमने एप्लीकेशन भी दिया है, प्रार्थना पत्र दिया रेलवे को यहाँ पर, लेकिन उस समय कौन सुनता था, एक आदमी की कौन सुनेगा। हमने व्यक्तिगत जो है वो प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उन्होंने कोई सुनी नहीं, तो हम भी क्या कर सकते थे। और अब शासन और प्रशासन तो अभी कुछ इस प्रकार से, हमने तो पूरी जीवन की कमाई यहाँ पर जो है 80-90 लाख रुपए इस मकान पे लगा दिए, तो शासन इतना दे सकता तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो कहीं पर हमको एडजस्टमेंट और जगह कर दे तो हम शासन की जो है
मेहरबानी रहेंगे। और हम तो दिन में यहीं पर आ रहे हैं, लेकिन हमने हमारे बगल पे जो है जो है डॉक्टर भट्ट जी का मकान है, और हमने वहाँ पर 2 कमरे ले रखे हैं। रात को हम वहाँ पर चले जाते हैं। मतलब कि मकान जो था बिल्कुल सही था, हम पहले भी रह चुके हैं इधर, तो बिल्कुल सही था। वो 6 या 7 तारीख को मतलब कि ये हैवी रेन की वजह से ये जो है दुर्घटना हो गई है। ये रोड जो है ये पूरा मतलब कि नीचे धंस गया है, जिसकी वजह से घर को भी मतलब कि बहुत सारा नुकसान हुआ है फाउंडेशंस पे। तो ये 6 या 7 तारीख को हुआ है, जिसकी ये रोड की वजह से, जिससे ये घर एक ये है तो एक दूसरा घर इस साइड भी है, जिनमें बहुत सारा नुकसान हुआ है। सिर्फ बाहर नहीं है, अंदर भी क्रैक्स आ चुके हैं। कुछ रूम परिवार हैं खाली कर दिया है, और हम भी मतलब कि रूम देख रहे हैं। अगर हमें भी अगर आसपास कहीं मिला तो हम भी शिफ्ट कर दें। अभी तो मैं सर 6 मंथ से रह रहा हूँ, पहले 2 साल इस घर में रह चुका हूँ, तब ये घर बिल्कुल ठीक था। मैं PhD स्कॉलर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में। स्टिल परसिस्ट करती हैं, कंटिन्यूसली बारिशें होती हैं, तो खतरा तो है सर घर को। सदस्य हम 6। आप कभी देखिए इससे पहले कभी नहीं हुआ? न बाबा, ये से पहले जिंदगी में हम कहीं भी नहीं देखा। ये पहले घटना हुआ हमला। वो 6 तारीख को पोस्ता गिर भाई, ये बारिश हुई, फिर पोस्ता गिरे, पड़ोसन बधाई। हम तो सिया था, पड़ोसन बधाई के तुम्हारे पोस्ता गिर गई। यो वही 12 बजे बाद, 12 बजे दिन? हाँ रात को। हाँ रात 12 बजे 2:30 बजे आया करीब, ये पोस्ता गिरा हमारे। हम थे ये बहुत ज्यादा बारिश होना कारण ना ये पोस्ता गिरी है। बे हमारा घर बाबा 1-2 बार न जाना था ना, बस प्रशासन देखने जो कुछ करने नीचे हमसे कि हमसे हमारे जल्द से मदद करो। पोस्ता हमारे अगने भी गिर गई, पिछने भी गिर गई पोस्ता। हम कहीं खतरा हुएगी, मकानों खतरा हुएगी हम तय। जीवन भर का मतलब? हाँ, हम तो 1 महीना भी नहीं बोला, न रात सेना न दिन सेना, टेंशन हुई थी हम तो। छोटे बच्चे थे हमारे साथ में, प्रशासन कोई सुनने नहीं चाहिए। 1-2 बार आया, देखी कहीं चल दी। हमने आपको ग्लास हाउस की स्थिति दिखाई, वहां पर किस प्रकार से जो मकान है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, और जो भूदशाओं की चपेट में वो पूरे जो मकान है वो हैं वहां पर। हमने भट्ट जी से बात की तो भट्ट जी ने बताया कि 2018 में उन्होंने अपना मकान वहां पर बनाया था, तकरीबन 60 लाख उसकी कीमत आई थी, और अभी प्रशासन की तरफ से कुछ भी उस तरीके से मदद उन्हें नहीं मिल पाई है। आगे देखते हैं कि प्रशासन उस पर क्या प्रशासन किस तरीके से वहां पर मदद पहुंचाता है। और भी वहां पर मकान हैं जो कि क्षतिग्रस्त हुए हैं और भूदशाओं की चपेट में हैं। एक बात जो वहां पर कही थी उन्होंने कि ये रेलवे की वजह से हुआ है, रेलवे में जो ब्लास्टिंग हुई उस कारण ही मतलब जो उनके मकान है वो भूदशाओं की चपेट में आए हैं। अब हम आपको सीधा वहां से टीचर्स कॉलोनी की तरफ ले चलते हैं, और टीचर्स कॉलोनी में देखते हैं कि वहां पर क्या स्थिति है। ये तो 1 तारीख रात, जो अभी 1 तारीख परसों 8-9 दिन हो गए, 1 तारीख रात से पहले तो हल्की हल्की दरार थी, और 1 तारीख रात से जब यहाँ लगातार बारिश हुई तो ये दरारें बढ़ने लगी। 2 तारीख को जब हमने सुबह यहाँ घर से बाहर आके देखा तो ये जो है कम से कम 4-4 इंच खुली हुई थी, और उसके बाद लगातार ये डेली जो है बढ़ता ही जा रहा है। मैं जो इसका कारण है, मेन कारण आपको बता दूं कि इसके ठीक पीछे रेलवे टनल जा रही है, कम से कम 100 मीटर पीछे, जो इन्हीं मकानों के सीध में है, और वो उस टनल में जो इन्होंने अंधाधुंध जो विस्फोट किए हैं अंदर, उसके कारण ये हमारे मकानों की आज ये स्थिति हुई है। पूरा पहाड़ को जो है हिला दिया गया है। मानकों के अनुरूप इन्होंने कार्य नहीं किया, जो कंपनियों ने यहाँ पे ये काम किए हैं वो मानकों के अनुरूप नहीं किए गए, जबकि इनका ये था कटर मशीन से पहाड़ काटना था। लेकिन इन्होंने काम को जल्दी अपने मुनाफे के लिए जल्दी निपटाने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विस्फोट किए हैं, जिस कारण आज ये स्थिति आपके सामने देख रहे हैं। और लोग आज बेघर हो चुके हैं, जिन्होंने जिंदगी भर के अपनी पाई कमाई से जो ये मकान बनाए थे, आज सब लोग जो है बेघर हो चुके हैं, किराए में अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहे हैं। ये जो मकान है ये तो 1994 का, ये 2 मकान। उसके बाद जब मैं आया था, मैंने 2004 में यहाँ पे मकान बनाया। 21 साल मुझे हो गए भाई साहब, 21 साल मुझे हो गए हैं यहाँ पे,
और 21 साल मैंने 2009 की आपदा, 2013 की आपदा भी देखी, लेकिन हमारे यहाँ पे कभी कोई ऐसी स्थिति नहीं हुई जब श्रीनगर में कितना नुकसान हुआ था। तो अगर यहाँ पे अगर ऐसी कोई स्थिति होती तो उस समय 2013 में भी होता, लेकिन यहाँ पे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये पहली बार है जब आज हमें ये अपने घरों को छोड़ना पड़ रहा है, और आप लगा सकते हैं कि कितने दुख से लोग इन घरों को अपने सामान लेकर गए हैं। इस लाइन पे कम से कम 9 मकान हैं, और जिसमें से 5 मकान तो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 4 मकानों में दरारें पड़ी हुई है। जो लोग यहाँ से गए सब लोग जो है किराए के मकानों में रह रहे हैं, कोई सिरकोट रह रहा है, कोई बाजार रह रहा है, हम लोग तो बाजार रह रहे हैं किराए में। देखिए, माननीय सांसद अनिल बलौनी जी का फोन आया, उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों के साथ हमारी पूरी संवेदना है, जो भी होगा हम करेंगे। माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी भी लगातार इसमें लगे हुए हैं, उन्होंने भी इसमें भरपूर प्रयास किया, और शासन प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पे आई है, रेलवे की टीम भी यहाँ पे आई है, सब लोग अपना सर्वे करके चले गए हैं। लेकिन जो रेलवे की टीम ने कहा कि अब जो डीएम की रिपोर्ट आएगी उस आधार पर हम देखेंगे, अगर डीएम की रिपोर्ट आती है कि रेलवे से हुआ तो हम उस आधार पर इसका मुआवजा देंगे। हम ये चाह रहे हैं, क्योंकि ये जमीन अब तो काम की रहने की है, जमीन पूरी तरह से फट चुकी है जगह जगह से, हम चाह रहे हैं हमें विस्थापन चाहिए यहाँ से, हमें यहाँ से विस्थापित कर दीजिए, क्योंकि इस जमीन में दोबारा कंस्ट्रक्शन के लायक तो मुझे लग नहीं रहा, तो विस्थापन चाहिए हम सबको। नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला, मुआवजा वगैरह कोई बात नहीं हुई इस तरह की। तो उनके द्वारा मतलब ये कहा गया है कि डीएम की रिपोर्ट आएगी, तो डीएम की जो रिपोर्ट आएगी उसमें क्या कुछ समिति बनाई गई है या किस तरीके से रिपोर्ट आएगी? समिति बनाई गई है, उसमें जो है 5 विभागों के लोग यहाँ पे आए थे, सर्वे करके चले गए हैं। अब अपनी रिपोर्ट, जियोलॉजिस्ट भी थे इसमें जिले से हमारे, उनमें वो भी थे, तो सारी सर्वे करके वो चले गए हैं। अब जैसा भी उनकी रिपोर्ट होगी उसी आधार पर इसमें आगे कार्रवाई होगी। और दूसरी चीज मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ, अगर रेलवे इस बात को स्वीकार नहीं करता है या रेलवे आनाकानी करता है तो हम जो है जन आंदोलन के लिए तैयार हैं। 16 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 20 तारीख से एक बहुत बड़ा जन आंदोलन श्रीनगर में किया जाएगा, और 9 तारीख तो आरबीएनएल के ऑफिसों में तालाबंदी भी की जाएगी। देखिए, सरकार कहीं भी विस्थापित करे, आरबीएनएल के पास दुनिया भर की जमीन है, रेलवे के पास रेलवे करे, जिसके सरकार ने तो किया नहीं, इसका जवाबदार जो है जो कंपनियां हैं रेलवे, वो इसके जवाबदार है। हम विकास विरोधी नहीं, हम ये पे एक बात और कहना चाह रहे हैं कि हम विकास विरोधी कहीं भी नहीं, लेकिन विकास के साथ साथ अगर हमारा विनाश हो रहा है तो हमने क्या करना है, हमें जिस चीज का नुकसान वो मांग रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमें हमारे नुकसान की भरपाई कर दीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं। मैं लेक्चरर मैथमेटिक्स हूँ और वर्तमान में मैं जीआईसी दहलचौरी में प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। ये लगभग जब से यहाँ पे इनका रेलवे टनल का जो काम शुरू हुआ था, तो उसका हमको सुबह या रात को ये एहसास होता था, क्योंकि दिन में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो चलते हैं, गाड़ियाँ चलती थी तो उस वाइब्रेशन में ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन जब हम सुबह उठते थे पूजा वूजा करने के लिए, तो ये हमारी जो विंडो है ये बहुत कांपती रहती थी, और यही स्थिति हमको रात को 10-11 बजे जब साइलेंस होता था तो वो महसूस होने लग गया था। और रही बात क्रैक की, तो ये माइनर क्रैक पड़ने लग गए थे, तो माइनर क्रैक को हम नज़रअंदाज इसलिए कर रहे थे, हमने कहा पड़ जाता है, सीमेंट में क्रैक आ जाते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ते गए, और बढ़ने के बाद हम इनको हमेशा फिलअप करते रहे, ये करके क्योंकि पानी इसके अंदर रिसाव ना हो। लेकिन अब की बार जो मानसून वर्षा हुई, क्योंकि अगस्त में बहुत ज्यादा हुई, तो कई बार जैसे क्रैक हुए तो भरे, तो 2-3 दिन तो 3-4 दिन ऐसी बारिश हुई कि मौका ही नहीं मिला उनको फिलहाल, और उनकी एकदम फ्रीक्वेंसी बढ़ गई उनकी एकदम, ये जैसे यहाँ देख रहे होंगे आप, ये इतना था, इतनी बारीक क्रैक थी और इतनी चौड़ी हो गई एकदम। तो ये दरार इस टाइप की ऐसे आगे भी हुआ, ऐसे यहाँ भी हुआ, और ये अंदर तक ही चला गया है। आप लोग यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? हम तो सबसे शुरू के यहाँ 32-33 साल हो गए। हाँ, कभी कुछ नहीं, 2010-2013 में इक्का दुक्का कभी पुस्ता गिर जाया करते थे, जो कि नॉर्मली पहाड़ी हिल्स में होता है, हिल्स की खेती में ऐसा होता है, उसे नॉर्मली गिरते थे, हम लगा देते थे, और कोई इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। यदि ऐसा होता तो हम दूसरा मकान भी, हमारे 2 मकान है लगातार कंटिन्यूएशन में, इसकी हम अपर स्टोरी नहीं बनाते, और बाकायदा इसका नक्शा पास हुआ है, और नगर पालिका ने इसका नक्शा पास किया, उनकी पूरी लोकेशन चेक की गई थी, उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल ठीक था, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आप इस पर क्या आपकी मांग है प्रशासन या सरकार से कि अब इसमें क्या होना चाहिए? विस्थापन है, कम्प्लीटली विस्थापन है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज की डेट में जमीन खरीदना तो बहुत मुश्किल काम है, और वो हम अपने को ऐसा बेघर सा महसूस कर रहे हैं कि हमें लगता नहीं है कि अब हमारे पास कभी आशियाना होगा। ये बहुत असंभव सा महसूस होता है कि आशियाना भी होगा, ये कहीं सपना तो नहीं रह गया अब हमारा। जबकि हम इस सपने को पूरा करके, हम अगला हमारा पायदान ये था कि बच्चों की शादी वादी करवाते, और नेक्स्ट पायदान वो था, और उसके बाद अब रिटायरमेंट की जिंदगी का आनंद लेते। लेकिन ये अब सपना हमारा ऐसा लगता है, यदि ये पूरा नहीं करता है आरबीएनएल ने जिस जगह हमारे साथ तो ये कर दिया है, तो बहुत हमारे लिए मतलब ये अधूरा सपना हो जाएगा। तो हमारी यही मांग है, हर हालत में हमारा विस्थापन, हमें लैंड मिलनी चाहिए, अन्यथा किसी कारणवश से विस्थापन नहीं पॉसिबल है तो ऐसा मुआवजा हमको मिलना चाहिए जिससे हम दूसरी जगह में जाके शिफ्ट हो सके।
उससे पहले जो है हल्की-हल्की सी दरारें थी, लेकिन बाद में वाइड होती गई वो। जैसे पहले तो ये जो सुरंग का जो ये टनल इनकी जा रही है, उससे थोड़ा-सा वाइब्रेट होता था ना, जैसे ग्लास के शोकेस वगैरह है में तो ये हिलते रहते थे हल्के से, लेकिन बाद में ज़्यादा इनकी हलचल ज़्यादा होने लगी मतलब। जब ये हो रहा था तो क्या उस वक्त आपने रेलवे के जो कर्मचारी थे उनसे बात नहीं की थी कि ऐसा हमारे यहाँ अब ऐसा है हम लोग तो जॉब वाले हैं, सुबह निकल गए, शाम को ही आना होता है, तो ज़्यादा हमें टाइम नहीं मिला और मोहल्ले में भी ऐसे गैदरिंग होती कहीं पे तो तब कुछ निष्कर्ष निकलता, लेकिन हमने सोचा कि हो रहा होगा ऐसे ही, इतना ज़्यादा भी नहीं था तो ध्यान गया नहीं, हमारा ध्यान भी नहीं गया इस तरफ ज़्यादा। तो ये जो हम आपके पीछे भी देख रहे हैं दीवार, ये कितने तारीख की बात है? ये मतलब ये ज़्यादा भूदसाव कितने तारीख के आसपास होना शुरू हुआ ये मुझे लगा 5 के आसपास है, रात को खाना-वाना खा के हम लोग सोने की तैयारी थी, 11 बजे तो पहले ये गया आगे वाला, आवाज़ें सुनाई दी, फिर 11 बजे ये, फिर दूसरा वाला पुस्ता जो है वो 2:45 के लगभग उसी दिन सेम डे 2:45 के आसपास, तो जो है यहाँ भी इधर भी सारा आना जाना भी आवाजाही भी बंद हो चुकी है लोगों की, ये लोग भी शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट करने के लिए भी रास्ता है नहीं, बड़ा-बड़ा सामान तो लोगों का यही है, बुजुर्ग लोग हैं हमारे साथ, कैसे उनको शिफ्ट करें, माजी तो बिल्कुल चल ही नहीं पाती है ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है हमें तो अब ये लग रहा है कि जाए भी तो कहाँ जाए। तो 20-30 साल से आप बता रहे हैं, 30 हाँ साल जी 35 साल से रह रहे हैं, तो कभी जी। ऐसा देखा आपने यहाँ? ऐसा कभी नहीं हुआ था, बल्कि मेरे मायका भी यहीं सिरकोट में है, तो वहां से आते जाते तो हम कभी ऐसे नहीं देखा ना, ये मकान बन रहा था तब, तो ठीक ही था, यहाँ पे तो लैंड भी ऐसी थी कि बिल्कुल प्लेन सी थी ना, साइड से केवल इधर से था थोड़ा सा वो पहाड़ टाइप का, तो ऐसा कुछ वो नहीं था कि चट्टान थी, बड़े बड़े पत्थर भी थे, रॉक ना जैसे हार्ड रॉक थी, ऐसे नहीं था। अब आपकी क्या मांग है और क्या चाह रहे हैं आप लोग कि क्या होना हम चाहते हैं कि अगर मुआवजा ठीक मिल जाता है उस हिसाब से, जैसे हम लोगों ने उस टाइम पे खर्चा किया होगा तो उसी के अकॉर्डिंग अब जो है वो उसकी मनी की वैल्यू तब जो थी और अब जो है उसके अनुसार मिल जाए, तो क्योंकि अब हम कहीं पे खरीदते भी हैं तो वो तो इस रेट पे तो नहीं मिलेगा हमें। ये दूसरे नंबर का मकान मेरा है, पहला मकान राकेश नथानी जी का है, हम दोनों के बीच में ये कॉमन वॉल है हमारी, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं क्रैक आ गया है, ये बहुत पहले बारीक क्रैक था, हेयर क्रैक था जिसको कहते हैं, लेकिन ये जब से टनल का जो एक्सप्लोजन कहेंगे या डायनामाइट के द्वारा RDX यूज कर रहे हैं, तो उन विस्फोटों के कारण इसकी दरार बढ़ती जा रही है। मुझे यहाँ 28 साल हो गए इस मकान में, कभी ऐसा आपने नहीं आज तक नहीं। कभी जैसे बहुत हैवी रेन हो गई तो कोई पुस्तक का हिस्सा गिर गया तो उसको रिपेयर करा दिया हमने, या कहीं पे कोई हल्का सा चौक जिससे बैठा तो उसको क्रैक कर, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी नाली जैसी क्रैक बन गई है या लंबी लाइन चली आ रही है या पूरा मकान धंस गया है, यह एहसास तक कभी नहीं हुआ, नेवर। यहाँ पे लगभग कितने परिवार अभी रह रहे थे? हम यहाँ पे अगर वैसे तो किराएदार वगैरह समझ तो करीब 14-15 परिवार बैठते हैं, ये मकान के हिसाब से 7 मकान बने हुए हैं और इन मकानों में हम लोग रह रहे हैं अपने अपने मकानों में, लेकिन जब से ये बहुत ज्यादा दरार पड़ी, आप देख रहे हैं किनारे वाले जो 2 मकान 3 मकान आपने देखे पूरी तरह टिल्ट हो गए हैं, तो फिर हम लोग अब चले गए यहाँ से छोड़ करके, हम कभी दिन में आ जाते हैं देखभाल करने दरवाजा खोलने और शाम को अन्यत्र चले जाते हैं सोने के लिए। दुख तो काफी हुआ इतने सालों से रहने के बाद। देखिए सर ऐसा होता है, हम लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं और आप जानते हैं कि जो भी सैलरी मिलती है बंदी बधाई तो पाई पाई बचा करके मकान, पहले जमीन लेता आदमी, फिर जमीन का खर्च 2-3 साल में निपटाता है कि फिर फाउंडेशन डालता है, फिर 1-2 साल रुकता है, फिर स्टेप बाय स्टेप बनाता है, तो ये 28 साल जिसमें आपको बताया, ये 28 साल की मेहनत है, ये 1-2 दिन में या 1-2 साल में बना हुआ मकान नहीं है। सभी लोग लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, सोसाइटी से लोग आते हैं इस पूरी कॉलोनी में, टीचर्स हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं और छोटे मोटे व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं, किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतने बड़े झटके को, आर्थिक झटके को भी और मानसिक झटके को भी सहन कर सके। तो यहाँ पे 2 आवश्यकताएं, एक तो ये कि जो आर्थिक क्षति हुई है वो पूरी होनी चाहिए, या तो कहीं शिफ्ट किया जाए, नई जगह पे दिया जाए, रेलवे विभाग जिसकी टनल के कारण ऐसा हुआ है, अभी आप देख रहे हैं जो यहाँ पे एडिट जो टनल बनी हुई है उसकी मेन सड़क से दूरी कितनी है, 50 मीटर मुश्किल से, हार्डली 50 मीटर दूरी है, और वो
इसका मतलब 50 मीटर दूर, और उसकी और लेंथ मान लीजिए टनल की 50 मीटर, तो 100 मीटर दूर है रेलवे ट्रैक। तो 100 मीटर इन मकानों से, रेलवे में क्या 100 मीटर की दूरी होती है, जो जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो 100 मीटर की दूरी कुछ भी नहीं होती है। हालांकि ऐसा सुनने में आया है कि जो एनजीटी और डिपार्टमेंट के द्वारा जो कांटेक्ट हुआ था, या जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस थी, उसमें था कि टनल के कंस्ट्रक्शन में एक्सप्लोजन का यूज नहीं होगा, एक्सप्लोजिव यूज नहीं किए जाएंगे, डायनामाइट यूज नहीं होगा, आरडीएक्स यूज नहीं होगा। लेकिन हम पूरी कॉलोनी के लोग लगातार धमाकों की आवाज सुनते रहते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि यहाँ पे अंदर कोई विस्फोट हो रहा है या एक्सप्लोजन हो रहा है, और उसकी जो वाइब्रेशन हमको साफ सुनाई देती है, और ये वाइब्रेशन के कारण ही ये क्रैक्स पड़े हैं। जब आपको पहले इस तरीके से आभास हो रहा था, तो क्या आपने जो रेलवे के कर्मचारी हैं उन लोगों से इस बात हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि नीचे चौहान जी की फैमिली है, उनकी मैसेज भी गई, वहां जाके बोला, उन्होंने जाके, चौहान जी ने बोला, हम लोगों ने बोला, हमने तो बोला ही बोला, लेकिन अगर सिरकोट से जैसे मॉर्निंग वॉकर्स आते हैं, इवनिंग वॉकर्स आते हैं, आते जाते, उन सबने इस बात को कहा कि भाई यार ये इसकी वजह से इतना इफेक्ट हो रहा है, लेकिन हम सही बताया, हमको ये उम्मीद नहीं थी कि ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये रिजल्ट निकल के आएंगे, इतनी भयानक स्थिति होगी। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या हम चाह रहे हैं कि इसके लिए उत्तरदायी संस्था है, जो रेलवे की निर्माणदायी संस्था है, वो इसके लिए उत्तरदायी है। वो हमको तो हमारी जितनी जमीन है उतनी ही जमीन में जितना बड़ा मकान उतना बड़ा मकान बना के दे दे। हमें इससे मतलब हमको एक पैसा अधिक नहीं चाहिए, पर एक पैसा कम भी नहीं चाहिए। हम कहाँ से बनाएंगे? अब मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, जो सबसे लास्ट वाला मकान है, वो बंदा 4th क्लास में, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उसके पिताजी मकान बना के, अब कहाँ से बनाएगा मकान बताइए? वो तो सड़क पे आ गया ना। उसके बच्चे हैं, लड़की है उसकी, उनको पढ़ाएगा लिखाएगा, अब चले गए इधर, किराए पे मकान ले रहे हैं, 15-15 हजार रुपए किराए दे रहे हैं, सामान यहीं पड़ा हुआ है, सामान निकाल भी नहीं सकते। प्रशासन की तरफ से कुछ सहायता? प्रशासन की तरफ से अभी कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है। टीम आ रही है, परसों एक टीम आई थी जिसमें जोलॉजिस्ट थे, पीडब्ल्यूडी के स्टाफ वाले थे, रेवेन्यू के लोग थे, कलेक्ट्रेट से थे और एडमिनिस्ट्रेशन से थे, और ज्वाइंट टीम आई थी, उसने सर्वे किया, पूछा, वो कह रहे कि ये रिपोर्ट जाएगी वहाँ डीएम साहब के पास, और डीएम साहब फिर जैसा रिकमेंड करेंगे, अगर वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानेंगे रेलवे वालों को लिखा जाएगा तो शायद कंपनसेशन देंगे, अदरवाइज। अभी तक कोई मतलब उसके बाद जब डीएम साहब को लेकर ही बात हुई, तो कोई उसके बाद कोई कर्मचारी फिर दोबारा आया या किसी से आपकी बात हुई हो? नहीं, जिस समय नहीं, कल मैं देख रहा था एक टीम आई थी, तो मैंने पूछा ये कौन है लोग, तो पता चला इंटेलिजेंस के लोग हैं, एलआईयू के लोग थे, 4-5 लोग थे, तो वो खुफिया रिपोर्ट भी बना रहे हैं कि मतलब देख रहे हैं गोपनीय आधार पे, और ड्रोन भी परसों शाम को घूम रहा था पूरे इलाके में, तो एरियल सर्वे भी कर रहा है। ऐसी बात नहीं, प्रशासन कर रहा है, मुझे लग रहा है। तो लेकिन यही कि जितना अगर प्रशासन, अगर रेलवे कंपनी नहीं मानेगी तो फिर हमको मजबूर होकर कोर्ट में जाना पड़ेगा, या कंप्लेंट हमको पुलिस में जाना पड़ेगा, एफआईआर करेंगे, लॉस करेंगे, हम क्या करें? जियोलॉजिस्ट के एंगल से भी ये सब जानना बहुत जरूरी हो जाता है जब इस तरह की स्थितियां बनती है। आपने देखा कि ग्लास हाउस में क्या स्थिति है, उसके बाद हमने आपको टीचर्स कॉलोनी में दिखाया कि वहाँ पर किस प्रकार की स्थिति है। जो लोगों का एक बात ये कहनी है कि जो रेलवे प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है उसके कारण जो है भूदशा हुआ है। इसके पीछे की वजह को भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और आज हम इसी को लेकर डॉक्टर जो प्रोफेसर एमपीएस बिष्ट हैं उनसे इस बारे में जानेंगे कि आखिर जो श्रीनगर है, श्रीनगर में इस तरीके का जो भूदशा हो रहा है उसके पीछे का जो कारण है वो क्या है। सर, हम आपसे श्रीनगर के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहेंगे कि जो ग्लास हाउस है और टीचर कॉलोनी है, इस पे जो दरारें आ रही हैं भवनों पे, या यहाँ पर क्या स्थिति है, उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएं। देखिए, मैं अभी पिछले हफ्ते, चूँकि हमारे विश्वविद्यालय की प्रॉपर्टी है और कुलपति जी का आदेश था कि भाई वहाँ उसका एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाए, आकलन किया जाए कि आफ्टर ऑल हो क्या रहा है और इसके बाद हमें करना क्या है। तो मैं अपने विभाग के 3 सदस्यों के साथ विजिट किया, प्रोफेसर मीना, प्रोफेसर शुक्ला, इनमें तीनों लोग, और प्लस हमारे असिस्टेंट इंजीनियर महेश डोभाल एंड देव प्रकाश नोटियाल जी। हम 5 लोगों ने उस क्षेत्र का विस्तार से अपने जो कैंपस और उससे सराउंडिंग जो एरिया है उसका निरीक्षण किया। तो शुरुआती और जो सरफेशियल जो सिग्नेचर्स हैं, उसके आधार पे अभी हमने उसका प्लान किया है कि हम उसका बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन भी मैं करूँगा, जियोफिजिकल बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सर्वे, रेजिस्टिविटी सर्वे। तो वो रेजिस्टिविटी सर्वे करने के बाद ही मैं बताऊंगा कि आफ्टर ऑल ये दरारों की गहराई कितनी तक है।
ये जो चट्टानों को, ये तो निश्चित बात है कि वो जिस सतह पे जो मलबा जमा था पुराना, क्योंकि हम पहले भी उसमें 2 बार सर्वे कर चुके हैं। एक 1980s में जब हमारा चौरास कैंपस बनने की बात आ रही थी, तो तब विश्वविद्यालय ने हमारे भूविज्ञान विभाग से पूछा था कि कृपया आकलन करके बताएं कि यहाँ पे भवन निर्माण बनना चाहिए। तो हम लोगों ने उस समय आउटराइटली रिजेक्ट किया था कि यहाँ कैंपस नहीं बनना चाहिए। और महज यही कारण है कि जब हमको चौरास की जमीन एक्वायर करके उसके बाद चौरास में बनवाया गया। ये नंदा सिंह रावत जी उस समय वीसी थे, तो उस कालखंड में यहाँ पे जमीन का एक्वायर किया गया। उसके बाद एसपी नोटाल जी के टाइम पे इसका लेआउट प्लान बनाया गया और तब जाके यहाँ चौरास कैंपस स्टैब्लिश हुआ। लेकिन बिफोर दैट हम लोगों ने इसका भी और उसका भी दोनों का जियोलॉजिकल परीक्षण किया। तो एज कंपेयर टू दैट प्लेस चौरास हमें ज़्यादा सुटेबल लगा, इसलिए चौरास बनवाया गया विद सम टेक्निकल मेजर्स, साइंटिफिक मेजर्स। रही बात बिरला ग्लास हाउस और उस इलाके की, लेकिन कुछ लोगों ने थोड़ा सा बिना प्रॉपर कंसल्टेशन के वहाँ पे भवनों का निर्माण कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें गांव वालों ने भी किया, उसमें हमारे कुछ विश्वविद्यालय की भी कमी रही है। उनको भी उस जब एक ऑलरेडी रिपोर्ट था कि भाई ये ऑलरेडी ये स्लाइडेड मास है, इन जगहों पे बनाना उचित नहीं होगा। उसके बावजूद भी चूंकि हम तो उस समय बड़े छोटे थे, लेकिन अब बड़े बड़े प्रोफेसर लोग थे, उन्होंने निर्णय ले लिया कि भाई हम यही बनाएंगे। और प्लस जो हमारे इंजीनियर थे उन्होंने भी उस समय, तो वहां तक तो बात ठीक थी। हालांकि उसके बावजूद भी जैसे हमारा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, वो बिल्डिंग भी पूरी धंस गई थी पीछे से। ग्लास हाउस जिसको हम बोल रहे हैं उसमें भी पूरा मलबा आया था। उसके बाद बिल्डिंग में भी बहुत सारा उसके क्रैक्स वगैरह डेवलप हुए, रीस्ट्रक्चरिंग हुई उसकी, उसमें खर्चा ही होता रहा। लेकिन फर्दर उसमें ये कहा गया कि अब इसमें ज्यादा विकास न किया जाए, म्यूजियम को भी वहां से शिफ्ट करके चौरास कर दिया गया। लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है या द्वारा कहा जा रहा है कि रेलवे को जो रेलवे की प्लास्टिक है उससे कहीं ना कहीं जो है मकान जो हैं या ये होगा। देखिए मैं इस पे कोई कमेंट इसलिए नहीं करूंगा, न तो मैंने रेलवे के टनल के अंदर के वो फीचर्स देखे और न मेरे को किसी ने उस समय कहा कि साहब आज बम ब्लास्ट वो प्लास्टिंग हुई और आज हमारा घर देखने आ जाओ। तो मैं तो इस बारे में अनभिज्ञ हूं। और रही बात स्ट्रक्चर की, टनल की, तो दुनिया जहां में, यहां छोड़ो, आप उसमें चले जाओ, क्या कहते हैं उसके लिए, स्विट्जरलैंड में, आप कनाडा में चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, फ्रांस में चले जाओ, जहां जहां इतनी बड़ी बड़ी सुरंगें बनी हैं, मैंने आज तक किसी सुरंग को कोलैप्स होते हुए नहीं देखा। ठीक है। और अगर हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे बच्चों ने यहाँ सुरंगें बनाई है, तो एक आध शुरुआती घटना वो जो काम करते समय जो अभी सिलक्यारा वाला मामला है, उसके अलावा मुझे कोई ऐसी घटना नजर नहीं आई कि कहीं कोलैप्स कर गया हो टनल। ठीक है। तो उसके जो अंदर स्ट्रक्चर बनता है इतना सॉलिड बनता है, उन्हें भी पता है यार कि आफ्टर ऑल इसके ऊपर इतने जानों ने जाना है, तो इसका ढांचा सही बनाया जाए। तो इसके लिए मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। हमने कोशिश की है कि आपको ग्राउंड जीरो पर एक एक चीज़ें हम आपको दिखाएं। हमने यहाँ पर जो ग्लास हाउस के स्थानीय लोग थे उनसे बात कराई, उसके बाद टीचर्स कॉलोनी में हम लोगों ने वहाँ के स्थानीय लोगों से बात की, और उसके बाद हम जियोलॉजिस्ट डॉक्टर MPS बिष्ट से भी मिले और उन्होंने भी जो उनका एंगल है उन्होंने उस तरीके से बात बताई। अब इसमें एक ये देखने वाली बात है कि जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि प्रशासन जो है वो अब देखते हैं आगे किस तरीके से उनकी मदद के लिए आगे आता है, क्योंकि एक जो समिति है वो DM के द्वारा बनाई गई है। आगे भी आप हमारे साथ ऐसी ही ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में बने रहिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी कहानी में।